रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत बहुत बड़ा टेंशन है हमारे लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको आंसर करेंगे। पूरे साल लिटरेचर पढ़ते हैं, पूरे साल राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैम अनसीन पैसेज पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाता है, और आता तो है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट कि समझ में नहीं आता कि कैसे करें। आप आंसर के लिए पैटर्न जो यूज़ करोगे वो थोड़ा पहले की इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा कंक्लूजन अपनी तरफ से बता सकते हो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी आज की इस छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स की इस छोटी सी क्लास में। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत बहुत बड़ा टेंशन है हमारे लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको आंसर करेंगे। पूरे साल लिटरेचर पढ़ते हैं, पूरे साल राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैम अनसीन पैसेज पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाता है, और आता तो है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट कि समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो मैम हमारे पेपर में 22 मार्क्स तो बिल्कुल खतरे में हैं, तो कैसे लाएंगे ये नंबर। तो भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप लोगों के इस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए ही बच्चों मैं लेकर आई हूँ आपकी क्लास 12 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टिप्स टू क्रैक योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये छोटा सा एक स्ट्रैटेजी, जिससे आपको समझ में आएगा कि भैया ये 22 में से 22 नंबर लेने कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि बहुत आसान है। क्योंकि बच्चे बाकी चीज़ों के लिए आपको प्रेपरेशन करनी पड़ती है, ये बेटा अपने आप सॉल्व होते हैं। तो बेसिकली आपको समझना होगा बच्चे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर आई होप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जल्दी से, और उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब लोग आज की बात से कुछ सीख कर जाएंगे। तो भाई आप लोगों को ये पता होगा, सबको पता होगा, ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चे सेक्शन ए का पार्ट होता है। अब सेक्शन ए का नाम क्या होता है बच्चे? सेक्शन ए का नाम होता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। है ना, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, या बच्चे वो लोग दे देते हैं रीडिंग स्किल्स। दोनों में से किसी एक नाम के साथ बच्चे आपके पेपर में सेक्शन ए आता है, आइदर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स या रीडिंग स्किल्स। अब यहाँ पर बच्चे मेजरली आपको दो वर्ड्स पे ध्यान देना है। पहले वाले में तो आपको कॉम्प्रिहेंशन का मतलब बोले तो कॉम्प्रिहेंड बोलने का मतलब भैया इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चे टू अंडरस्टैंड। मैंने आप लोगों को बोला कि भैया अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है तो ए और सी भी भाई भाई हुए। आपने क्या किया? आपने इस बात को समझा, आपने क्या किया? इस बात को कॉम्प्रिहेंड किया। यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैंने तुम्हें कहा। तो भाई आपसे जब और दूसरा है बेटा स्किल्स। दूसरा वर्ड यहाँ पर ज़रूरी है स्किल्स माने तो स्किल्स का मतलब होता है बच्चे कैसे, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट। सो बेसिकली बच्चे पेपर में हम लोगों में से बहुत बच्चे क्या करते हैं, हम लोगों ने कुछ लिखा हुआ देखा, ठीक है, हम लोगों ने कोई कंटेंट देखा, ठीक है, मैंने ये देखा कि यार क्वेश्चन में ये लाइन एज इट इज़ लिखी हुई थी, मुझे लगा हाँ यार इन्हीं लाइनों में आंसर है। तो मैंने बच्चे क्या किया, मैंने करा Ctrl+C और मैंने करा Ctrl+V। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैंने किया बच्चे सीधा कॉपी पेस्ट। लेकिन बच्चे क्वेश्चन का नाम तो है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, यानी वो क्या चेक करने वाले हैं बच्चों? वो चेक करने वाले हैं आपकी एनालिटिकल पावर, वो चेक करने वाले हैं बच्चे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर। वो क्या देखेंगे, वो आपको जब भी बच्चे ये वाले ये अनसीन पैसेज के सवाल आते हैं तो वो सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को ही नापते हैं कि यार इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है। तो जहाँ तो बच्चे आप अपने पेपर में आज भी कॉपी पेस्ट करते हो आंसर, नंबर इसीलिए नहीं मिलते सब कुछ सही लिखने के बाद क्योंकि आपने बच्चे सिर्फ उठाया और टेप दिया। आपको टेपा टेपी नहीं करनी है, आपको दिमाग से आंसर बनाने हैं, पहली बात। अब कोई भी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के बच्चे कुछ इजी ट्रिक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो ट्रिक्स आपको पता है, ठीक है, इफ़ यू नो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करना है तो आपके लिए आंसर को बनाना, आंसर को देखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग जब भी, अब तुम बड़े हो गए हो, सारे बच्चे 12th में हो, तो तुम्हें पता है कि व्हेन यू गो टू अ पर्सन, तुम बड़ी तैयारी करके जाते हो कि ये बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे। क्लास 10th में प्रपोजल पढ़ा था, जब लोमोव गया था नटालिया के पास, कितनी तैयारी करके गया था। तुम
वो कामों के लिए तैयारी पूरी करोगे, इसके लिए तैयारी नहीं करोगे बेटा तो यहाँ नंबर कट जाएंगे, बाद में कुछ वो भी नहीं मिलने वाला है ना। तो इसीलिए भाई यहाँ समझ लो, तैयारी यहाँ करने की ज़रूरत है। तैयारी भी नहीं, कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। तैयार होकर जाते हो ना, कहीं घूमने जाते हो तो पेपर देने भी तैयार होकर जाना है, ठीक है। तैयार कैसे, कपड़ों से नहीं, मेंटली तैयार होकर जाना है, ठीक है। चलो अब समझो, मैं तुम्हें एक इस साल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी दिखाऊंगी समझाने के लिए कि कैसे सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल से बच्चे आपको पता है कि पेपर के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल पूछे जाने शुरू हो गए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। यानी बच्चे क्या हो रहा है, इस बार बोर्ड जो है वो आपको आसान आसान सवाल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे असर्शन रीजनिंग, वो पूछ रहा है आपसे समराइजेशन, वो बोल रहा है आपसे कि आप मैसेज बताओ, वो कह रहा है आप टाइटल बताओ, वो कह रहा है एलिमिनेशन करो, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। तो यानी क्वेश्चंस का लेवल बच्चे थोड़ा सा अप हो गया है। तो वो क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है, वो मैं तुम लोगों को अभी बताने वाली हूँ। अब तुम ये मानो कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम तुम्हारी एक जंग है, ठीक है। कंसिडर कि योर एग्ज़ाम इज़ योर जंग, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए एक जंग है। तो सॉरी, जब भी बच्चे आप फाइट करने जाते हो तो आप क्या करते हो, पहले से अपनी तैयारी करके रखते हो ना। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी तैयारी करके रखो। पहली बात तो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन की वीकनेस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहली बात जो पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन से अनसीन पैसेज आते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम अनसीन पैसेज तो कोई भी उठ के आ जाता है, ऐसा तो कुछ फिक्स ही नहीं होता कि ये टाइप का आएगा ये टाइप का आएगा, मैम हमें तो पता ही नहीं। नहीं बेटा, कॉम्प्रिहेंशन 2 टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन जो आता है बच्चे वो हमेशा आपको डिस्कर्सिव के फॉर्म में आता है। सबसे पहला पैसेज हमेशा डिस्कर्सिव पैसेज होता है और दूसरा पैसेज जो होता है बच्चे वो हमेशा फैक्चुअल पैसेज होता है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो बच्चे 2018 के बाद, वो आपको इसी पैटर्न से मिलेंगे तो उससे पहले भी, लेकिन अगर आपको रीसेंट एग्जाम पैटर्न फॉलो करना है तो 2018 इज योर ईयर। अब तो 2019 ही हो गया है। तो बच्चे डिस्कर्सिव डिटेल्ड पैसेज, ठीक है, इसके अंदर जो पैसेज होता है ना बच्चे वो बड़ा डिटेल्ड होता है, ठीक है। पूरा का पूरा कहानी होती है, कभी कोई स्टोरी होती है, कभी कोई इंसिडेंट होता है, कभी कोई आर्टिकल होता है, कभी कोई एसे होता है, ठीक है। ऐसे सवाल बच्चे इस पैसेज में पूछे जाते हैं। और फैक्चुअल पैसेज जो होते हैं ना बच्चे ये स्टैटिस्टिकल पैसेजेस होते हैं। इसमें टेबल दे दी, ठीक है, पाई चार्ट दे दिया, उसका इंटरप्रिटेशन दे दिया, उस पर सवाल आ गए। अब ये भी जानना जरूरी है बेटा कि कौन से सवाल आते हैं और कैसे आते हैं। तो जब बच्चे आप डिस्कर्सिव पैसेज सॉल्व करते हो तो याद रखना पैसेज इजी होता है या मीडियम होता है, और जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे वो हार्ड होते हैं या मीडियम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जो होता है बच्चे वो मीडियम टू हार्ड होता है। पैसेज समझना मुश्किल नहीं होता, ठीक है, पैसेज समझना जो है वो मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन का लेवल हार्ड आता है। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, ये पैसेज तो समझने में बहुत आसान और इसके क्वेश्चन सीधा हार्ड लेवल के होते हैं। सीधा इंटरप्रिटेशन बेस्ड सवाल दे दिए, एवरेज वाले सवाल दे दिए। लेकिन बच्चों याद रखना इसमें एक जीके का क्वेश्चन भी ज़रूर होता है, एक जनरल नॉलेज का सवाल भी ज़रूर होता है, आपकी बेसिक एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए भी एक सवाल होता है। तो अगर बेटा मैं ये कहूँ कि मेरा ये वाला पैसेज जो है ये मीडियम है या आप कह सकते हो कि हार्ड है, पैसेज पढ़ने में समझने में आफत आ जाएगी, तो क्वेश्चन बच्चे आपके इजी हो जाएंगे। तो आप जब पैसेज को अप्रोच करें तो ये समझ के चले कि जब आप बच्चे डिस्कर्सिव पैसेज करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझने में, क्वेश्चन बड़े मक्खन होंगे। ऑन द अदर हैंड फैक्चुअल पैसेज समझने में मक्खन है लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें शायद थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। पहली चीज़ तो तुम्हें पैसेज को अप्रोच करना आना चाहिए। अब अगर मैं तुम्हें दोनों पैसेजेस के बारे में बच्चों एक बात बताऊं जो तुम्हें काफ़ी सारे आंसर्स ढूंढने में हेल्प करेगा, वो क्या है? आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि पेपर के अंदर अक्सर आपको सवाल पूछे जाते हैं टाइटल पे, अक्सर आपको सवाल पूछे जाते हैं बच्चे मैसेज पे, आपको सवाल जो है पूछे जाते हैं सेंट्रल आइडिया पे, ठीक है। और अक्सर बच्चे आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये वाले जो सवाल होते हैं ना ये सीधा क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं। फिर क्या करें भाई, हम तो फंस गए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम कैसे अटेम्प्ट करें? मैम हमने तो पूरा पैसेज ही नहीं पढ़ा। अब होता क्या है बच्चे, आपके पास 2 टेक्निक्स होती हैं पैसेज को करने की। एक बच्चा होता है बच्चे पैसेज फर्स्ट, ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है क्वेश्चन सेकंड। एक व्यक्ति का पैटर्न होता है बच्चे पहले पैसेज पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर पैसेज पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर पैसेज पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन पढ़ेगा।
भैया मेरे हिसाब से ये जो ट्रिक होती है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि ये ट्रिक बेकार है, ये ट्रिक भी ठीक है, बट ये ट्रिक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पहले पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर वापस पैसेज में आओ, फिर आंसर लिखो, फिर वापस क्वेश्चन देखो, फिर वापस पैसेज पढ़ो, फिर वापस से क्वेश्चन को देख के आंसर लिखो, बहुत लंबा टाइम लगता है। मेरा मानना ये है, मेरी टेक्निक क्या है, मैं कहती हूँ सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन रीड करने से बेटा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन योर पैसेज। जब आपको ये पता है कि सवाल क्या पूछा गया है बच्चे, उसके बाद अगर आप पैसेज को रीड करते हो तो आपको आंसर मिलना जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हो। एंड ऐसे केस में बच्चे क्वेश्चन में मान लो कोई कीवर्ड अगर आपको दिया गया है तो आप प्रेफर करो कि आप वो कीवर्ड को पढ़ो और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग के अपने पैराग्राफ में आंसर ढूंढो, आपको मिल जाएगा। इधर एक बहुत ज़रूरी बात क्या है, इधर एक बहुत ज़रूरी बात बच्चे ये है कि जब भी आप ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढते हो, याद रखना बेटा कि जब पैसेज बनाया जाता है तो वो हमेशा इस पैटर्न से बनाया जाता है, IPSC। मान लो बेटा आपको डिस्कर्सिव पैसेज दे दिया, अब जो डिस्कर्सिव पैसेज आया है वो कहीं ना कहीं बेटा किसी ना किसी ने तो लिखा होगा। अब हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि राइटिंग स्किल का एक फॉर्मेट होता है, पहले आप इंट्रो दो, फिर आप प्रॉब्लम बताओ, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, आप इंट्रो दो, फिर आप प्रॉब्लम बताओ, फिर आप सोल्यूशन बताओ और लास्ट में आप कंक्लूजन बताओ, है ना, यही दिया जाता है। तो बच्चे पैसेज भी तो फिर इसी फॉर्मेट में आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो इसी फॉर्मेट में तो दी जाएगी। जब बेटा इसी फॉर्मेट के अंदर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा तो आपको याद रखना है बेटा, ये टाइटल, मैसेज और सेंट्रल आइडिया अक्सर आपको पहले क्वेश्चन में इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि लोग ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तो अक्सर क्या होता है बच्चे, आपको टाइटल, मैसेज और सेंट्रल आइडिया या तो मिलेंगे बेटा आपको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, या मिलेंगे बच्चे आपको लास्ट पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि जो राइटर होता है बच्चे किसी भी चीज़ को लिखने वाला, आर्टिकल, ऐसे एनीथिंग, वो हमेशा फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा को सबसे ज़्यादा डिटेल्ड बनाते हैं जिसमें मेन आइडियाज़ दिए गए होते हैं कि व्हाट इज़ द पैसेज ऑल अबाउट। तो आपकी जो मेन डिटेल्स हैं बच्चों, ये टाइटल, मैसेज और सेंट्रल आइडिया या तो ये फर्स्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ में से मिलेंगी। तो ऐसे सवालों को पेपर में आखिर के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। याद रखना कि वन वर्ड आंसर, ठीक है, वन वर्ड आंसर, सवाल 1 नंबर का हो, सवाल आधे नंबर का हो, वन वर्ड आंसर नहीं चलते। अनटिल अनलेस बच्चे उन्होंने आपसे एंटोनिम सिनोनिम पूछे हो, वन वर्ड आंसर्स नहीं होते। तो अ मेजर ट्रिक, टाइटल, मैसेज, सेंट्रल आइडिया आर ऑलवेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ। सेकंड थिंग, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट देन रीड द पैसेज। जैसे जैसे बच्चे क्वेश्चन की क्रोनोलॉजी होगी आप वैसे वैसे पैसेज पढ़ते जाएंगे, आपको वो क्रोनोलॉजी में वैसे ही आंसर्स मिलते जाएंगे। सवाल ऐसे ही सेट किए जाते हैं। याद रखना एक और बात, जो सवाल तुम्हें नहीं आता, द क्वेश्चन दैट यू कैन नॉट सॉल्व, लीव दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार जब पूरा पैसेज हो जाए, जब पूरा पेपर हो जाए तो कम बैक टू दैट क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर ढूंढो। अक्सर तो बेटा ऐसा होता है कि जब तक आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हो, जो बचा हुआ आंसर आपने नहीं लिखा था, आपको उसका भी सवाल 90% ऑफ द केसेस में मिल जाता है, ठीक है। और याद रखना बच्चे, वन वर्ड आंसर अंटिल वो सिनोनिम एंटोनिम हो तब तक नहीं लिखना है। 1 नंबर का सवाल है, यू विल राइट अ स्टेटमेंट, डू नॉट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि मैडम हमारी कॉपी पेस्ट की ट्रिक चल जाएगी, तो कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा बच्चे। चलेगा क्या? चलेगा बच्चे पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि जब बच्चों मैं बात को अपने तरीके से बोलती हूँ तब मैं कहती हूँ कि भाई मैंने उसे पैराफ्रेज कर दिया। तो याद रखना आपको पैराफ्रेज आंसर लिखने हैं, अपने हिसाब से आंसर को मोल्ड करके लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, ठीक है। अगली बात आती है बच्चे, सबसे ज़्यादा नंबर हम कहाँ कटवाते हैं। मैंने बहुत बच्चों को ये डाउट पूछते हुए देखा है कि मैम हमें ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अगर कहीं पे है तो वो इस बात पे है कि हम लोग हमारे जो वोकैब के सवाल है वो कैसे करेंगे, क्योंकि मैम वो तो कहीं से भी उठाकर दे देते हैं। मैम क्या करें, हम कंफ्यूज हैं, कहीं से कुछ भी उठाकर वोकैबलरी आ जाती है। ये तो मैम हमसे सॉल्व नहीं होती, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिखे, दिमाग का नूडल्स बन जाता है बिल्कुल। वी आर वेरी कंफ्यूज कि मैम इसका आंसर क्या होगा। बच्चे वोकैब को सॉल्व करने की भी अपनी एक ट्रिक होती है। इस ट्रिक को कहा जाता है बच्चे प्रोबेबल मीनिंग।
ठीक है, इसे कहेंगे हम प्रॉबेबल मीनिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दूँ, ठीक है, कंसिडर द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये मान लो किसी पैराग्राफ में दिया हुआ है मुझे, मैंने यहाँ लिखा द रूलर वॉज एब्डिकेटेड एंड द न्यू मिनिस्टर्स अपॉइंटेड। ठीक है, अब मैंने लिखा कि भाई यहाँ पर, और मेरे को बोला गया कि आपको ये एब्डिकेटेड वर्ड का मीनिंग देना है। अब मैंने क्या पढ़ा, या मेरे को पेपर में दे दिया कि वैसे इसका मीनिंग होता है टू कम डाउन फ्रॉम रूल। ठीक है, टू गिव अप रूल, आपको रूल से हटा दिया गया है, यू हैव एब्डिकेटेड योर पोजीशन, यू हैव एम्प्टीड योर पोजीशन। और जबरदस्ती जब ये काम किया जाता है बच्चे, व्हेन अ रूलर इज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर, इट इज कॉल्ड एब्डिकेशन। ठीक है, तो द रूलर वॉज एब्डिकेटेड एंड न्यू मिनिस्टर अपॉइंटेड। मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस शब्द का मीनिंग नहीं आता था। अब मैंने पढ़ा यार, यहाँ लिखा है न्यू मिनिस्टर्स अपॉइंटेड, कि नए मिनिस्टर्स को जो है बच्चे अपॉइंट किया गया है। द रूलर वॉज एब्डिकेटेड। अब यहाँ पर मेरे को पैसेज को पढ़ के कुछ सेंस तो समझ में आएगा, आई माइट अंडरस्टैंड सम सेंस ऑफ द पैसेज। तो हो सकता है बेटा, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर आपको मीनिंग निकालना है टू गेट डाउन फ्रॉम पावर। उन्होंने बोला कि आपको वर्ड ढूंढना है फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू गेट डाउन फ्रॉम पावर। मैंने पूरा पैसेज पढ़ा, रूलर वॉज एब्डिकेटेड एंड न्यू मिनिस्टर्स अपॉइंटेड। अब इसमें से सिर्फ दो शब्द ऐसे हैं जो मेरा दिमाग खराब कर सकते हैं, वो है एब्डिकेटेड और दूसरा है अपॉइंटेड। मुझे एक का मीनिंग पता है, अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब है लगाना, नए लोग आ गए, अपॉइंट किए गए हैं। अकेला ऐसा वर्ड बेटा जिसका मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा, वो है एब्डिकेटेड। तो मैं एक तुक्का लगा सकती हूँ, मैं एक प्रोबेबल मीनिंग अचीव कर सकती हूँ कि भैया एब्डिकेट का मीनिंग फिर यही होगा टू गेट डाउन फ्रॉम पावर। और मैं वही, क्योंकि बेटा अब तो आपको पेपर में सहूलियत ये होती है कि वो साथ में आपको पैरा नंबर मेंशन करके देते हैं कि इस पैराग्राफ में ये आंसर है। हो सकता है बच्चे कि 2-3 वर्ड्स ऐसे हो सकता है उस पैराग्राफ में 2-3 जगह आपको लगे कि मैम ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि आप कैसे वर्ड को चूज कर रहे हैं। ठीक है, कई वर्ड्स तो होंगे जिनका मीनिंग आपको पता है, इतने भी गए गुजरे तो नहीं है हम लोग, कुछ वर्ड्स तो हमें पता है। सो इन टर्म्स ऑफ वोकैब यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चे, नोबडी इज दैट गुड कि वो उनको सारे वर्ड मीनिंग आते हो। इवन बीइंग अ टीचर हमें भी सारे वर्ड मीनिंग्स नहीं आते। ग्रामर एंड वोकैबुलरी इज सो वास्ट, ग्रामर नहीं वोकैबुलरी इज सो वास्ट कि हम भी नहीं कह सकते कि हमें 100% मीनिंग्स आते होंगे, राइट। तो हो सकता है बच्चे कि आपको मीनिंग ना आए, लेकिन आप ये प्रोबेबल मीनिंग तो निकाल सकते हो ना। यू सी डिफरेंट वर्ड्स एंड यू सी कि मुझे इसका मीनिंग पता है, इसका मीनिंग पता है, इसका मीनिंग पता है। अब मेरा जो चॉइस है वो इन 2 वर्ड्स में है। तब आप ये देखो बेटा कि वहां पर उस सेंटेंस में वो वर्ड किस तरीके से यूज हो रहा है। आपको शायद वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आसपास का सेंटेंस पढ़ के एक आइडिया तो लग रहा है, एक फेंट आइडिया तो लग रहा है व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। इस तरीके से बच्चों आप लोग अपने वोकैब के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज क्लास 12th में आपको वोकैब के 2 ही सवाल आते हैं, एक तो एंटोनिम और एक सिनोनिम। वो लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, वो अब आपको कभी कभी दे देते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दे देते हैं, वो कभी रेयरली ही होता है बट आ जाता है कभी कभी। आई होप यहाँ तक आपको सारी ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी। अब भाई क्या देखो, यहाँ पर 22 नंबर में से ये भी याद करना ज़रूरी है बच्चे, आपका जो डिस्कर्सिव पैसेज आता है पेपर के अंदर वो आता है बेटा सीधा सीधा 12 नंबर का। ठीक है, इट हैज़ 1 नंबर क्वेश्चन, इट हैज़ 2 मार्कर्स क्वेश्चन। याद रखना बच्चे 1 मार्कर सवाल की जो वर्ड लिमिट होती है वो 20 वर्ड्स जितनी होती है। ठीक है, और जो 2 मार्कर वाले सवाल होते हैं बच्चे वो 20 से 30 वर्ड्स, या कम से कम आप मान लो कि 3 या 4 लाइंस तो आपके आंसर में कम से कम 2 मार्क के क्वेश्चन में होनी चाहिए। आप आंसर के लिए पैटर्न जो यूज़ करोगे वो थोड़ा पहले की इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा कंक्लूजन अपनी तरफ से बता सकते हो। अब जैसे बच्चे मैंने ये पैसेज पढ़ा हुआ है तो मैं तुम्हें बताती हूँ ये पैसेज बेसिकली किस चीज़ के बारे में है। ये जो पैसेज है ना बच्चे, इट इज़ मोर अबाउट द डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मोबाइल फोन्स, द इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन, कि हाउ मच डिपेंडेंस दैट वी हैव क्रिएटेड ओवर ऑफ आवरसेल्व्स ओवर द इंटरनेट, ओवर द मोबाइल फोन्स। और बिना मोबाइल फ़ोन के भैया हमारा जीवन नहीं चलता। ठीक है, तो दिस इज एन एंटायर पैसेज गिवन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस ड्यू टू इंटरनेट। अब
अब उन्होंने आपसे सिंपली पहले पैराग्राफ में बोला कि आप पहला पैराग्राफ पढ़ो। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1, व्हाट इफेक्ट्स डू स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस हैव ऑन पीपल इन द रूम। मैंने क्या पढ़ा, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता भैया पैसेज में क्या लिखा है, मैंने सीधा सवाल पढ़ा। मैंने पढ़ा कि भैया स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस का क्या असर होता है लोगों के ऊपर जो कमरे में होते हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पता है कि मेरे को आंसर में क्या ढूंढना है। मैं पैसेज में जाऊंगी, पैराग्राफ 1 पढ़ूंगी। याद रखना बच्चे, पैसेज को पढ़ने का एक तरीका होता है स्किम द पैसेज। अब आप कहेंगे मैम स्किम द पैसेज का मतलब क्या है? स्किम द पैसेज का मतलब है मेरे को पता है कि मैंने वर्ड पढ़ लिया स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस, अब मैं अपनी एक आंखें दौड़ाऊंगी पहले पैराग्राफ के ऊपर और मेरे को नोटिफिकेशंस वर्ड भी मिल जाएगा ना, मुझे वहाँ रुकना है। इनकेस अगर मुझे पहला पैराग्राफ में नहीं पढ़ रहा तो आई हैव टू स्किम, मेरे को देखना पड़ेगा आंखों से कहाँ लिखा है नोटिफिकेशन। देखो यहाँ लिखा है, इन अ रूम फिल्ड विद पीपल ईच फेस इल्यूमिनेटेड बाय द सॉफ्ट ग्लो ऑफ देयर स्मार्टफोन्स। एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं, हर इंसान का चेहरा चमक रहा है क्योंकि उनके फेस के पास उनका स्मार्टफोन है। मोमेंट्स ड्रिफ्ट अवे लाइक ऑटम लीव्स इन द विंड। समय ऐसे बीतता है, हाथ में फ़ोन रखो जैसे कि पतझड़ के मौसम में पत्तियां टूट रही हों। द कॉन्स्टेंट हम ऑफ नोटिफिकेशंस, लो मिल गया, जो हम है नोटिफिकेशंस का, इट फिल्स द एयर। टिंग 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 नोटिफिकेशंस बज रही हैं। पंक्चुएटिंग कन्वर्सेशंस लाइक एन इंसिसेंट ड्रम बीट। अब मुझे पहला भारी शब्द मिल गया, इंसिसेंट, ठीक है। और मैंने पढ़ा कि भैया ये पंक्चुएट कर रही है कन्वर्सेशंस को, लोग बात कर रहे हैं बीच में टिंग 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 बज रहा है इंसिसेंट ड्रम बीट की तरह। अब देखो मेरे को इंसिसेंट वर्ड का मतलब नहीं पता क्या है, लेकिन ड्रम बीट, अब इंसिसेंट जब नोटिफिकेशन बजती है तो पूरा टंग 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 लगातार बजती हैं, तो इंसिसेंट मेरे को समझ में आ रहा है कि यार ये शायद कोई रुकता नहीं है, शायद या उसके जैसा मीनिंग इसका हो सकता है। मुझे पता है मीनिंग, तुम लोगों के लिए बता रही हूँ। एवरी वाइब्रेशन और पिंग सेंड्स फिंगर फ्लाइंग टू स्क्रीन। जैसे टिंग बजता है इंसान टाइप करने लगता है। अ रिस्पॉन्स इनग्रेन्ड बाय ईयर्स ऑफ डिजिटल कंडीशनिंग। अब आपको पता है कि फ़ोन बजा तो भैया मैं देख तो लूँ किसका मैसेज आया, बिना मैसेज देखे मेरा काम नहीं चलेगा, तो इट इज़ ए डिजिटल कंडीशनिंग कि आप रिप्लाई किए बिना रहोगे ही नहीं। The one reliable TikTok of analog timepieces has been overshadowed by the constant flicker of notifications and wristwatch। अब वो कहते हैं एक टाइम पर टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, ये टिकटॉक टिकटॉक वाला डांस वाला टिकटॉक नहीं है बच्चे, टिकटॉक का मतलब घड़ी की टिक 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 है। ऑफ द एनालॉग टाइम पीसेस। अब देखो वॉच है, ये सिंपल भाषा में बताऊं बेटा तो वॉच के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। एनालॉग वॉचेस होती है ना, घड़ी वाली प्रॉपर डायल वाली, उसके लिए यूज़ किया गया है। अब वहाँ पर रिस्ट वॉच की नोटिफिकेशन बजती हैं। रिस्ट वॉच में दिख रहा होता है कि भैया किसका मैसेज आया है। द ब्लरिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड। क्या हो गया बच्चे, रियल और वर्चुअल वर्ल्ड की बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। तो पैराग्राफ 1, अब देखो बेटा कहीं पर भी डायरेक्ट उन्होंने आंसर नहीं दिया था, लेकिन मुझे पढ़ के यह समझ में आया कि कहानी ये है कि स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस का इफेक्ट क्या है कि हमारी जो, अब देखो वहीं से मैं वर्ड उठाऊंगी, ये क्या करती है, पंक्चुएट्स द कन्वर्सेशन। ये क्या करती है, ये कॉन्वर्सेशन को पंक्चुएट कर देती है, लोग बोलना बंद कर देते हैं, ठीक है। दे आर engrossed in phones, engrossed in giving replies। जैसे ही फ़ोन बज जाए इंसान इतना रेस्टलेस हो जाता है कि जब तक वो रिप्लाई नहीं देता बेटा उसको शांति नहीं मिलती। तो पैराग्राफ 1 पढ़ लिया, पहला आंसर भी मिल गया। सेकंड देखो, Describe how the author uses the metaphor of autumn leaves in the wind to interpret the passing of time। अब देखो पहले पैराग्राफ में से दूसरा सवाल भी बन रहा है 1 नंबर का, सीधा सीधा हमने पढ़ा कि ऑटम लीव्स। अब देखो बड़ा अच्छा सवाल दिया उन्होंने कि ऑटम लीव्स जो होती है, अगर वो मतलब उन्हें पतझड़ में दिखाया गया है कि दे आर ऑटम लीव्स ऑफ द विंड, इसे आप कैसे बताओगे भाई। अब आपको ऑटम के बारे में पता होना चाहिए, ऑटम का मतलब पतझड़ है। पतझड़ में बेटा पत्तियां जो है वो गिरती जाती हैं, गिरती जाती हैं, गिरती जाती हैं, and nobody pays attention to it, nobody cares। वैसे ही बेटा यहाँ पर हम लोग इतने एनग्रॉस्ड हैं हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर, एनग्रॉस्ड इन फोन्स, कि हमारे पास टाइम भी नहीं है टू सी समथिंग, और टाइम इज़ पासिंग, और टाइम जो है बच्चे वो पास कर रहा है। जिस तरीके से बच्चे लीव्स जो हैं वो अननोटिस्ड गिर जाती हैं, अननोटिस्ड होकर गिर जाती हैं, वैसे ही हमें नोटिस नहीं हो रहा कि हमारा भी फॉल आ रहा है और हम भी स्मार्टफोन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ऑटम लीव्स का गिरना हमारी डाउनफॉल से और पासिंग ऑफ टाइम को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है कि टाइम जिस समय ऑटम की लीव्स गिर रही होती है, नोबडी पेज अटेंशन टू इट। सिमिलरली हमारा समय जो है वो बीतता जा रहा है, इट इज़ मूविंग ऑन अ वेरी फास्ट स्पीड एंड ऑन द अदर हैंड नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा पैराग्राफ दिया हुआ है।
उन्होंने बोला द फ्रेज अ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम दैट लीव्स अस फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट आर डिजिटल अपेंडेज। अब वो कहते हैं कि एक फैंटम लिम्ब सिंड्रोम है, फैंटम का वैसे मतलब होता है कि कोई भी नकली चीज़, तो फैंटम लिम्ब सिंड्रोम मतलब नकली अंग है हमारे पास बेसिकली। वो कहते हैं जब आपके पास आपका स्मार्टफोन ना हो तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप बीमार हो गए हैं, यू आर सफरिंग अ डिजिटल हैंडीकैप, suggesting that as an amputate might feel pain in a limb that they no longer have, individuals can feel a sense of loss या incompleteness when they are separated from their digital devices। अब पैराग्राफ दिया हुआ है, मुझे पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो अब पैसेज पढ़ के हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो बच्चे सवाल सीधा सीधा दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको एक फैंटम लिम्ब सिंड्रोम के बारे में बताया गया है कि भैया जिस इंसान की बॉडी का पार्ट एम्प्यूटेट हो जाए, यानी जिसके बॉडी का पार्ट काट दिया जाए, उसको उस लिम्ब के बिना जितना अधूरा लगता है कि इंसान को अपने फ़ोन के बिना भी उतना ही अधूरा लगता है। अब वो कहते हैं आपको इन दो ऑप्शंस में से कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। द कंसर्न ऑफ दिस एनालॉजी, यानी ये जो एनालॉजी बनाई गई है, ये जो आप लोगों की वो बनाई गई है, एक तुकबंदी बनाई गई है दोनों केसेस के अंदर, ये पॉइंट करती है कि वी हैव अ डीप साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी फॉर अ सेंस ऑफ होलनेस, या एक्सेसिव फिजिकल डैमेज कैन बी कॉज ड्यू टू, नहीं कि हम लोग साइकोलॉजिकली हमारे फ़ोन से बहुत कनेक्टेड है। सीधा 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 बच्चे आंसर हमारे पास आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक और वर्ड दिखाना चाह रही हूँ, देखो ऐसा सवाल, ये तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो, एक बार ये सवाल देखो। सवाल है कंप्लीट दी एनालॉजी विद वन वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 4। मुझे सीधा पैराग्राफ 4 खोलना है। दिया हुआ है विस्पर क्वाइटली, इंसान जब विस्पर करता है तो क्वाइटली करता है। अब देखो उन्होंने आपको कैसे दे दिए, उन्होंने आपको एनालॉजी बेस्ड सवाल दे दिए कि इंसान जब विस्पर करता है तो वो बहुत क्वाइटली करता है, और जब वो क्या करता है बच्चे, वैलिडेशन मांगता है, फ्लीट करता है, एसेंस करता है या क्लैमर करता है, वैसे शाउट के लिए क्लैमर वर्ड यूज़ होगा। पैराग्राफ 4 में मैं देखूंगी इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड कनेक्शंस ऑन कॉन्स्टेंट क्लैमर, लो कॉन्स्टेंट क्लैमर शोर है, क्लियर दिख रहा है। तो इस तरीके से बच्चे आपको वोकैबुलरी में वर्ड्स दिए जाएंगे। वैलिडेशन नहीं हो सकता, फ्लीटिंग नहीं हो सकता, एसेंस नहीं हो सकता, बिना पैसेज पढ़े ही हम आंसर दे सकते हैं। ऐसे सवाल बच्चे आप लोगों के 2024 से लेके 25 के पैसेज में दिए गए हैं। अब जो ट्रिक्स बच्चे मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है, वट एवर ट्रिक्स आई हैव गिवन यू इन दिस एंटायर सेशन, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्रैक्टिस दोज ट्रिक्स एंड सॉल्व दिस पैसेज। यू गाइज हैव योर कॉमेंट सेक्शन, राइट? आप लोगों के पास आपका कॉमेंट सेक्शन है ना, तो जल्दी से सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो बचे हुए सवाल मैंने छोड़े हैं उनका क्या आंसर होगा, तो चेक वेदर कि आप लोगों को ये टेक्निक काम आती है या नहीं। वैसे आई नो कि बच्चे जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, इफ़ यू फॉलो देम यू कैन स्कोर वेरी वेल। ऑल्सो वन मोर थिंग, द लास्ट टिप एंड ट्रिक फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वो ये है बच्चे कि आप लोगों के पास जो आपके पेपर का रीडिंग टाइम होता है ना, आपको उसको यूटिलाइज करना होगा। आपको क्या करना होगा बच्चे, पहले 15 मिनट के अंदर जो आपका पैसेज 1 है उसको अपने क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लो, ठीक है। और उसके बाद जब आप पेपर करने जाओगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे आंसर्स उतार के अपनी कॉपी में लिखने में, आंसर कॉपी में लिखने में, और 20 मिनट्स बच्चे मैक्स, मैं कह रही हूँ मैक्स बिल्कुल आपको देने हैं अपने सेकंड पैरा को। ये बिल्कुल मैक्स कह रही हूँ, पढ़ना लिखना आंसर सब कुछ इसमें हो जाना चाहिए। तो मेरा टारगेट ये है बच्चे, पहले 15 मिनट और उसके बाद 30 मिनट्स, टोटल 45 मिनट्स के अंदर बच्चे आपके अनसीन पैसेज कम हो जाने चाहिए। ये मैक्स टाइम लिमिट दे रही हूँ मैं, मिनिमम नहीं दे रही। अगर बच्चे आप मिनिमम टाइम लिमिट मानना चाहते हो तो बच्चे मिनिमम टाइम लिमिट आप लोगों के लिए है 25 मिनट्स। सीधा सीधा 20 मिनट कम हो जाएंगे। पहले 15 मिनट में पहला पैसेज सॉल्व, 5 मिनट में आंसर्स लिखो और 30 मिनट्स लगा लो। वैसे 25 में नहीं हो पाएगा, 30 मिनट्स लगा लो। 15 मिनट एक पैसेज, 15 मिनट एक पैसेज, लिखना पढ़ना सब इंक्लूड करके, ठीक है। 10 मिनट लगते हैं बच्चे पैसेज को पढ़ने में। और मैं तुम्हें ट्रिक क्या बता रही हूँ बेटा, पेपर जब दोगे पूरा पेपर नहीं पढ़ना, ठीक है। मत पढ़ो पूरा पेपर, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर कोई सवाल नहीं आएगा तो सीधा अनसीन पैसेज सॉल्व करो, काम खत्म। पहले 15 मिनट में पेपर खोल के देख के परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बच्चों आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की ट्रिक्स जो हैं ये क्लियर समझ आ गई होंगी। आप और क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलूंगी आपको वापस। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।